सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम की तरीके से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चाहे आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पीटीटी एग्जाम की या फिर रीट मेंस की या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि राजस्थान के किस जिले राजस्थान के किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक है। ऑप्शन पाली, झालावाड़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गंगानगर और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भरतपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करोगे राइट आंसर कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। बताइए कौन सा जो जिला है राजस्थान का जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो वो है झालावाड़। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो झालावाड़ है और झालावाड़ है जो कि कितनी सीमा बनाता है 520 किलोमीटर। और झालावाड़ की जो सीमा है वो कौन से राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ। लेकिन क्वेश्चन बनता आ जाए कि न्यूनतम न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आप क्या करोगे बाड़मेर। और बाड़मेर कितनी सीमा बनाता है 14 किलोमीटर की। और बाड़मेर की सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, गुजरात राज्य के साथ। ठीक है, समझ में आ गया कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़ और झालावाड़ की सीमा लगती है मध्य प्रदेश राज्य के साथ। कितनी लगाता है सीमा, ये 520 किलोमीटर। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है कौन सा, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर बनाता है कितनी 14 किलोमीटर की और बाड़मेर की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो गुजरात के साथ और झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ। और क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान के वह जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। बताइए कि राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, तो कौन से हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा नहर परियोजना लाभान्वित जिले है। ऑप्शन कोटा 12, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चित्तौड़गढ़ पाली, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जालोर बाड़मेर और डी ऑप्शन में आपको न दिया गया है राजसमंद उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करोगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है भाई कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। कि नर्मदा जो नहर है इससे लाभान्वित जिले आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो बताइए जिलों के नाम जो नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित है। वे हैं जालोर और बाड़मेर। और जो नर्मदा नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना ये कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो इस पर कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध।
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सरदार जो सरोवर बांध है वे कौन सी नदी पर स्थित बांध है, तो नर्मदा नदी पर। और जो नर्मदा नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 532 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में लंबाई तो कितनी है, नर्मदा नदी की लंबाई राजस्थान में 74 किलोमीटर, ध्यान में रखना है, ठीक है। और नर्मदा नदी से लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले वो है बाड़मेर और जालौर। और इस पर कौन सी पद्धति है ये बताइए मुझे, नर्मदा नहर पर कौन कौन सी पद्धति है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बूंद बूंद पद्धति क्वेश्चन बनकर आया है कि बूंद बूंद जो सिंचाई पद्धति है वे किस नदी पर है, या फिर फव्वारा, फव्वारा पद्धति, या फिर इजरायली पद्धति, इजरायली पद्धति। ये जो पद्धति है वे किस नदी पर अपनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार एग्जाम में कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं तो बाड़मेर और जालौर, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 532 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 74 किलोमीटर है। और इस पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है। 56 का मैदान कहाँ स्थित है। ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है। बताइए जिलों के नाम भी दिए गए हैं, तो आपको बताना है 56 का जो मैदान है वे कौन से जिलों में। 56 का मैदान तो वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, 56 का मैदान। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि 56 का जो मैदान है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में 56 का मैदान, दक्षिणी क्षेत्र। और जो 56 का मैदान है वे कौन से बेसिन पर है। क्वेश्चन बनकर आ जाए तो क्या करोगे, माही, माही नदी बेसिन, ठीक है। 56 के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है, और माही नदी करती है। और 56 का मैदान राजस्थान के 3 जिलों में है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, ये राजस्थान की जियोग्राफी की क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का वह जिला जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ऑप्शन अजमेर, दौसा, जयपुर, और डी ऑप्शन में दिया गया है झालावाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान का वह जिला जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है, तो जो सामान्य रूप से राजस्थान की जो जलवायु है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सामान्य रूप से
राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो बांटा गया है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। दूसरा बांटा गया है अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरे नंबर पर बांटा गया है उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। चौथे नंबर पर आर्द्र जलवायु। और 5वें नंबर पर बांटा गया है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो सामान्य रूप से राजस्थान की जो जलवायु है उसको 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, कोपेट के अनुसार तो जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है और सामान्य रूप से जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। शुष्क जलवायु, दूसरे नंबर पर बांटा गया है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, तीसरे नंबर पर बांटा गया है उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, और चौथे नंबर पर बांटा गया है आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। और 5वें नंबर पर बांटा गया है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का वह जिला जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है, तो देख लीजिए आप कौन सा जिला बच रहा है? झालावाड़, क्योंकि जो झालावाड़ जिला है वह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश में तो कौन कौन से जिले आ जाते हैं? जैसे हो गया बीकानेर या फिर जैसलमेर। और अर्ध शुष्क जलवायु में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इसके अलावा बाड़मेर, बालोतरा, ये जिले अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं, शिकर, नागौर, झुंझुनू। ठीक है, इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, अलवर हो गया, डीग हो गया। ठीक है, या फिर उप आर्द्र जलवायु में जैसे शिरोई, पाली, ये जिले उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। जबकि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के दक्षिणी जिले आते हैं, जैसे बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हलूंगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान का वह जिला जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है, तो आपको पता है झालावाड़ जिला यहाँ पर आता है, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के किस भाग में राजस्थान के किस भाग में एंटी शोर मृदा पाई जाती है? ऑप्शन पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पूर्वी राजस्थान, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दक्षिणी राजस्थान। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान के किस भाग में एंटी शोर मृदा पाई जाती है? जो राजस्थान है इसमें मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है? मिट्टियों का वर्गीकरण 5 भागों में। मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है ये किया गया है 5 भागों में। कौन कौन से भागों में किया गया है बताइए? 5 भागों में।
एंटीशोथ मृदा, एरिडीशोथ मृदा, इसके अलावा अल्टीशोथ मिट्टी और वर्टीशोथ और इंसेप्टीशोथ मृदा। ठीक है, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लीजिए इसे भी। एंटीशोथ, एक तो बांटा गया है मिट्टी को एंटीशोथ, दूसरे भाग में बांटा गया है एरिडीशोथ। एंटीशोथ, दूसरे नंबर पर एरिडीशोथ, इसके अलावा अल्टीशोथ, वर्टीशोथ और इंसेप्टीशोथ। इंसेप्टीशोथ, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो एंटीशोथ मिट्टी है ये तो पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। 5 भागों में बांटा गया है ये मिट्टियों को। ठीक है, और जो एरिडीशोथ मिट्टी है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र, अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र में पाई जाती है एंटीशोथ मृदा। अल्टीशोथ जो मिट्टी है ये राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है। इसके अलावा इंसेप्टीशोथ जो मिट्टी है ये दक्षिणी राजस्थान, ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और वर्टीशोथ जो मिट्टी है ये पाई जाती है दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान के किस भाग में एंटीशोथ मृदा पाई जाती है, तो एंटीशोथ जो मिट्टी है ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, के ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ठीक है, नक्शे के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, एक बार इसका नक्शा भी आप आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है और राजस्थान की जलवायु को सामान्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको सामान्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, या तो राजस्थान की जलवायु या फिर मिट्टियों का वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। राजस्थान का नंदन कानन, क्या पूछा गया है कि राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है। पुष्कर झील, ये ऑप्शन में आना सागर दे दिया गया है आपको, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिलीसेड, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पिछोला। बताइए क्या करोगे, कि राजस्थान का नंदन कानन इस झील को कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन इस झील को कहा जाता है सिलीसेड झील को। और जो ये सिलीसेड झील है ये कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है, और सिलीसेड जो झील है इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, विनय सिंह के द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सिलीसेड झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो विनय सिंह के द्वारा। और स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित झील, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित झील, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जो स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, तो वो है सिलीसेड झील। कहाँ पर है, अलवर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। पुष्कर झील तो कहाँ पर है, अजमेर में। और पुष्कर जो झील है इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, पुष्करनाथ ब्राह्मणों द्वारा, मान्यताओं के अनुसार। ठीक है, आना सागर झील आप सभी जानते हैं ये भी अजमेर में है, और आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्नों राज ने। कब करवाया था, 1133 ईस्वी में। ठीक है, आना सागर झील का। और पिछोला झील ये है उदयपुर जिले में।
और पीछू मस्जिद का जो निर्माण है वो करवाया था पीछू पीछू नामक बंजारे द्वारा। किसके शासनकाल में? तो राणा लाखा के शासनकाल में जिनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है उसे आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया? कि तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? हाँ, आयोजित होता है। ऑप्शन मेड़ता सिटी नागौर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है देशनोक बीकानेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पर्वत गिटवाना कुचामन। बताइए क्या करोगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप मुझे फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या करोगे आप? क्या पूछा गया है भाई? तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप सभी जानते हैं वो तेजा जी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। और जो मेला लगता है वो लगता है परबतसर डिडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, तेजा जी। तेजा जी का जो जन्म स्थल है वह है खरनाल नागौर। ठीक है, तेजा जी के जो पिता थे उनका क्या नाम था? ताहर। माता का नाम राजकुमारी। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल देव। और तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलड़। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है पर्वतसर दिडवाना कुचामन जिले में। तो तेजा जी का मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है? आप बताइए मुझे, तेजा जी का मेला ये लगता तो है पर्वतसर नागौर में, लेकिन कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो तेजा जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और तेजा जी ने है जो कि लाचा नामक गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर मेड़ों से युद्ध भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन बनकर आ जाएगी तेजा जी की कर्म स्थली है। कर्म स्थली भी पूछा जा सकता है आपसे कि तेजा जी की कर्म स्थली है, तो वो है बासी दुगारी। बासी दुगारी बूंदी। ठीक है, ध्यान में रखना है। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? इस क्लास का यही उद्देश्य रखा गया है कि कम समय में आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड दिया जा रहा है ताकि कम समय में आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर 8। क्या पूछा गया है कि मादलिया कहाँ पर पहना जाता है? मादलिया कहाँ पर पहना जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं गला, सिर, कान। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कलाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 कि मादलिया कहाँ पर पहना जाता है? जो मादलिया नाम का आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है? गले में।
इसके अलावा गले में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, आप बताइए मुझे। और 4 आभूषण के नाम बता दीजिए आप, बताइए। और इसके अलावा भाकर, सरी, हाड़, कुश्ती, तिमणिया, ठीक है। इसके अलावा मादलिया, और बताइए तुलसी। इसके अलावा कंठी, कंठश्री, कंठमाला। इसके अलावा और बताइए मंगलसूत्र। ये सारे जो आभूषण हैं गले में पहने जाते हैं। चंदन हार, पंचलड़ी, ये जो आभूषण है ये कहाँ पर पहने जाते हैं, पंचलड़ी, ठीक है, पंचलड़ी आभूषण। तो ये सारे गले के आभूषण है। कोई भी आभूषण का नाम उठाकर दिया जा सकता है वहां पर आपको, कि कुर्सी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर कुर्सी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर है जैसे तिमड़ या कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये सारे जो आभूषण है ये आभूषण है गले के, ठीक है। इसके अलावा सिर पर कौन से आभूषण पहने जाते हैं, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है रकड़ी, मेहंद और बोरला। इसके अलावा टीका, टीकड़ा, शीशफूल। इसके अलावा और बताइए मुझे, माथा पट्टी, गोपण और चूड़ा रत्न। ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है, तो ये है सिर के आभूषण, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा कान पर पहने जाने वाले आभूषण है झेला, झमेला, पीपल पन्ना, बाली, लूंग, लटकन, अंगोटिया और सुंडिया। ये कहाँ पर पहना जाता है, तो कान पे ये आभूषण है। इसके अलावा कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण बताइए। कलाई में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो चूड़ी, चूड़ा, कंगन, चूड़ी, चूड़ा, कंगन, कड़ा। इसके अलावा पाटला, और क्या पहना जाता है, नोगरी, गोखरू और बंगड़ी। ये आभूषण कहाँ के हैं, कलाई के आभूषण है, ठीक है। तो आभूषण वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है जो कि आभूषण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट है यदि कर लीजिए इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। इसके अलावा मैं आभूषण वाला टॉपिक आपको वो कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अब लगता है आभूषण वाला टॉपिक भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 9। आभूषण, मेले, त्योहार, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा राजस्थान कला संस्कृति के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 9। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में अशोक का शिलालेख, राजस्थान में अशोक का शिलालेख या फिर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पर आपको 4। क्या क्या दिया गया है, पढ़िए। बी ऑप्शन में बसाना, सी ऑप्शन में बेराट और डी ऑप्शन में भुजकला। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान में अशोक का शिलालेख अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, और जो अशोक का अभिलेख है कहाँ से प्राप्त किया गया था, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, या राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन बेराट से। और जो बेराट सभ्यता है ये कहाँ पर है, बेराट सभ्यता किस जिले में है, ये कोटपुतली, मेरूर।
बेरड सभ्यता कौन सी नदी पर है? तो ये है बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी पर कैसी सभ्यता है ये बेरड, मुझे बताइए आप। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि बेरड कैसी सभ्यता है, तो ये है लोहा युगीन सभ्यता। लोहा युगीन सभ्यता। और इसका समय क्या है? बेरड सभ्यता का समय माना गया है क्या? 600 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान में रखना है बेरड सभ्यता का समय। और जो बेरड सभ्यता है, बेरड जो सभ्यता है, इससे कौन कौन से शिलालेख प्राप्त किए गए थे, अभिलेख प्राप्त किए गए थे? तो आपको पता है अशोक का शिलालेख, अशोक शिलालेख, ठीक है। या फिर भाभू का शिलालेख, क्वेश्चन बनकर आ सकता है भाभू शिलालेख किस सभ्यता से प्राप्त किया गया? बेरड सभ्यता। और यहाँ से है जो कि बेरड सभ्यता से बौद्ध धन के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस सभ्यता से महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, ठीक है। या फिर बीजक डूंगरी, बीजक पहाड़ी से अवशेष प्राप्त किए गए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बीजक पहाड़ी या फिर महादेव डोंगरी ये किस सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो बेरड सभ्यता से। और ये कहाँ पर है? कोटपुतली बेरोड में है। कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। कैसी सभ्यता है? तो लोहा युगीन सभ्यता है। जबकि कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? बताइए आप मुझे कि कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? काश्य युग, ठीक है। और गणेश सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता। इसी प्रकार से बेरड कैसी सभ्यता है? तो लोहा युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो जो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है, मोटी मोटी सी जानकारी, और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं, ये कंप्लीट कर लो आप बस, ठीक है। चाहे रट के कंप्लीट करो, चाहे कैसे भी करो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 10। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहा है, देखो कि बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का जो शिलालेख किस वर्ष की, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वर्ष की जानकारी देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन: राठौर, चावड़ा, भाटी, बी ऑप्शन से दे दिया गया है चौहान। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश की जानकारी देता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वह कहाँ से प्राप्त किया गया था। बसंतगढ़ शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? खीमल माता, खीमल माता शिरोई, खीमल माता शिरोई से प्राप्त किया गया था बसंतगढ़ का शिलालेख। और इसका जो समय है बसंतगढ़ शिलालेख का समय, वो क्या है? 682 विक्रम संवत। और यहाँ से कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो चावड़ा वंश, चावड़ा वंश के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर ये किस राजा के समय का था बसंतगढ़ शिलालेख? तो वर्मलाल राजा के समय का था। तथा बसंतगढ़ जो शिलालेख है इसमें सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थानी के शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश की जानकारी देता है? तो चावड़ा वंश के बारे में विशेष रूप से जानकारी देता है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है? तो बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन: कब मनाया जाता है?
माघ शुक्ल पंचमी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चैत्र शुक्ल पंचमी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माघ कृष्ण पंचमी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है श्रावण कृष्ण पंचमी। बताइए क्या करोगे कि बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर दो मुझे आप इसका कि बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है। यानी सर्दियों के बाद आती है बसंत पंचमी। तो बताइए बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? कौन से माह में मनाया जाता है? तो माघ के महीने में। कब मनाया जाता है? शुक्ल पंचमी। और इस दिन है जिसकी सरस्वती माँ का जन्म दिवस भी रहता है। सरस्वती माँ का जन्म दिवस। और इस दिन है जिसे राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है कब? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इस ट्यूशन को वो घुमा भी सकता है। जैसे कि राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी को दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनाकर दे दिया जाए कि राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है और आपको सीख ही दे दी जाए तो क्या करोगे फिर? माघ शुक्ल पंचमी, ये ध्यान में रखना है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को। और बसंत पंचमी के अवसर पर ही गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, तो माघ शुक्ल पंचमी आपको ध्यान में रखनी है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।